हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज़ खान है। इस साल यूपी पीसीएस 2018 में मैंने 42nd रैंक हासिल की है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे यूपी पीसीएस की अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। यूपी पीसीएस यूपीएससी के पैटर्न पे ही 3 स्टेजेस में किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मैंने यूपीएससी की जो बेसिक स्टडी मटेरियल्स थी मैंने वही रेफ़र की। यूपी पीसीएस 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था और जो पैटर्न था वो भी यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, जिससे मुझे थोड़ा एडवांटेज था उस एग्ज़ाम में। मैंने अपनी यूपीएससी की सारी बेसिक जो मटेरियल्स थे वो फॉलो किए, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। लेकिन इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र की जो समसामयिक जो ईयरली मैगज़ीन होती है मैंने उसको रेफ़र की, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो यही एक अलग एक ऐसी बुक थी जो मैंने बेसिक के अलावा रेफ़र की थी करंट अफेयर्स के लिए। हालांकि करंट अफेयर्स में मैंने विज़न के मैगज़ीन को भी पढ़ा था, लेकिन पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू यूपी पीसीएस मैंने घटना चक्र को रेफ़र किया था। उस साल मेरे मार्क्स जो थे वो प्रीलिम्स में वो 128 या 129 के करीब थे। 3 या 4 मार्क्स मेरे अबव द कट ऑफ थे। तो प्रीलिम्स के बाद में एक साल के बाद अक्टूबर 20 से मेरा मेंस स्टार्ट हुआ। मैंने 2019 का भी मेंस यूपीएससी का मेंस में मैं अपीयर हुआ था, जिसके वजह से मैंने तैयारी जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग की थी। यूपीएससी में जिस तरीके से पेपर 1, 2, 3 एंड 4 होते हैं जीएस के और एक ऑप्शनल होता है, उसी पैटर्न पे यूपी पीसीएस ने पहली बार एग्ज़ाम कराया था। तो मैंने यूपीएससी 2019 का प्रिपरेशन जो किया उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। एक एडेड जो चीज़ मुझे करनी पड़ी थी वो थी हिंदी, क्योंकि हिंदी मैंने 10th के बाद कभी पढ़ी नहीं थी। लेकिन 18 डेज़ का जो मुझे गैप मिला था उसमें मैंने सिर्फ हिंदी और एस्से विथ रेफरेंस टू यूपी, क्योंकि यूपी में 3 एस्से होते हैं और यूपीएससी में सिर्फ 2 एस्से होते हैं। तो यूपी पीसीएस में मैंने हिंदी और एस्से के लिए अलग से प्रिपरेशन की थी। हिंदी के लिए मैंने मार्केट में नोट्स जो अवेलेबल हैं, जैसे पत्र लेखन वगैरह है, विलोम है, इन सब चीज़ों के मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ उस नोट्स को रेफ़र किया एंड नथिंग एल्स। हिंदी थोड़ी मेरी अच्छी थी, हालांकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ी नहीं थी, लेकिन चूँकि थोड़ा सा रिवीज़न करने के बाद मुझे उस पर काफ़ी कमांड आ गया था। हिंदी होने के बाद जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में एक सबसे बड़ा जो आज फ़र्क है वो ये है कि बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं हो पाए थे। उसका रीज़न ये था कि 20 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लिमिट आपके पास कम होता है। दूसरी चीज़, यूपी पीसीएस ने इस बार जो 12 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें 4 पेजेस दिए थे और 8 नंबर के क्वेश्चनों में 3 पेजेस दिए थे। अगर आप 3 पेज 8 नंबर के क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट करेंगे या फिर 12 नंबर क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस कंप्लीट करेंगे तो आप कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और पेपर कंप्लीट ना कर पाना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है आपके लिए। तो मैंने वही स्ट्रेटजी फॉलो की। मैंने 12 नंबर के क्वेश्चन पहले किए, और 2 पेज 12 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 2 पेज लिखा, इसलिए क्योंकि वो 200 या 250 वर्ड के बीच में होता है, और उसी तरीके से 100 वर्ड्स या 125 वर्ड्स 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें लिखने होते हैं। तो इसलिए मैंने 1.5 पेज जो है वो 8 नंबर के क्वेश्चन में लिखा, और 2 पेज या फिर 2 पेज से थोड़ा कम मैंने 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखे। जीएस पेपर 4 जो था एथिक्स का पेपर, उसके मैंने खुद से नोट्स बना रखे थे यूपीएससी के अकॉर्डिंग। उसी नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केस स्टडी यूपीएससी में आता है जो कि यूपी पीसीएस में नहीं आता। मैंने देखा कि सिर्फ 2 या 3 केस स्टडीज़ आए थे। जिस तरीके से यूपीएससी में 6 केस स्टडीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 केस स्टडीज़ थे। तो इसलिए पेपर काफ़ी टाइम पे ही कंप्लीट हो जाता था। मुझे इनफैक्ट 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा मुझे मिल जाते थे चेक करने के लिए कि हालांकि मैंने कोई गलती की है या फिर मैं रिवीज़न कर सकूं। जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी मेंस के लिए वो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूं। जैसे पेपर जीएस के मेंस में 4 होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, स्टैटिक पेपर है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज इसके पेपर्स होते हैं। पेपर 2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। पेपर 3 में पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स होता है, जो कि नेशनल इकोनॉमिक्स और विथ स्पेशल फोकस टू उत्तर प्रदेश भी होते हैं। पेपर 4 जो होता है वो एथिक्स का पेपर होता है। मैंने जो स्ट्रेटजी यूपीएससी के लिए बनाई थी वही स्ट्रेटजी मैंने यूपी पीसीएस पे भी अप्लाई की, हालांकि विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने पड़े थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर 3 में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश आते हैं। तो पेपर 1 में मैंने नोट्स बना रखे थे अपने सोशल वर्क के। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एंशिएंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा।
आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया के नोट्स को रेफ़र किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा था, हालांकि क्वेश्चन ऐसा था जो इजीली लिखा जा सकता था। पेपर 2 में पॉलिटी, जो कि मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे थे पेपर से, न्यूज़पेपर से। द हिंदू से मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बना रखे थे। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन हो गया, या फिर रोल ऑफ द गवर्नर हो गया, या फिर प्रेसिडेंट्स रोल इन इंडियन पॉलिटी हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। तो मैंने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने नोट्स बना रखे थे न्यूज़पेपर से ही। स्टैटिक के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया और करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू से नोट्स बना रखे थे। इन दोनों चीज़ों से काफ़ी मेरा कवर हो गया था। इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर 2 का पार्ट है, उसको मैंने मेंस 365 से कवर किया था। उसके क्वेश्चंस 2 या 3 आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस 365 जो है प्रीवियस ईयर का, वो ले लीजिए और उसमें इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन, या फिर इंडिया एंड इट्स नेबर्स, सार्क और बिम्स्टेक, इंडिया यूएस रिलेशन, इन सबों के छोटे छोटे नोट्स बना के रख लीजिए, जैसे कि 7-8 लाइन का, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लिख नहीं पाते, क्योंकि याद नहीं आती है चीज़ें। तो इसलिए मैंने मेंस 365 इंटरनेशनल रिलेशन का फोकस किया, जिसमें मुझे 3 या 4 क्वेश्चन आए थे और मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए थे। पेपर 3 के लिए मैंने फिर वही न्यूज़पेपर से कंटिन्यूसली नोट्स बनाया था पूरे 1 साल का। उसके बाद मेंस 365 जो विज़न का आता है, मैंने उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और इकोनॉमिक्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के लिए इकोनॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल जो नई पॉलिसी वगैरह आती हैं, वो आप करंट अफेयर्स की किसी भी नोट से जॉट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, या फिर डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उन सबों से क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो इन सबों का आप अलग से किसी भी करंट अफेयर मटेरियल से तैयारी कर सकते हैं। पेपर 4 एथिक्स के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिलेबस में दिए गए सारे जो वर्ड्स हैं एथिक्स के, उनका आप सिंपली एक डेफिनेशन अपना खुद का बना लीजिए, जैसे एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इन सारे वर्ड्स का जो है आप गूगल करके अपने खुद का एक डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। उससे होगा ये कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में इजी भी रहता है, और ख़ुद का बनाया हुआ जो वर्ड्स होता है या फिर जो डेफिनेशन होता है वो याद रहती हैं चीज़ें। एग्जाम्पल्स आप कोट कीजिए, बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने कोट किए थे एथिक्स के लिए, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें करप्शन का चार्जेस है, आपने किस तरीके से आरटीआई के थ्रू उसको उजागर करने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पेपर 4 के एथिक्स के पेपर में आप कोट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम 2 ऑप्शनल हटाकर 1 ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया गया था, और मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। हालांकि यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक ड्रेडेड ऑप्शनल माना जाता है, क्योंकि उसमें आजकल मार्किंग बहुत कम होती है। लेकिन स्टेट पीसीएस में मैं समझता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शनल के लिए मैंने एक बहुत ही वाइड स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जिसमें कुछ बेसिक जो बुक्स हैं उनको रेफ़र करना, जो अपने कोचिंग के नोट्स हैं उसको रेफ़र करना, और उसके बाद 3rd स्टेज रीडिंग के बाद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना, ताकि एक क्विक रिवीजन हो सके। तो बेसिक्स के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की थी पेपर 1 के लिए, वो मोहित भट्टाचार्य की थी, न्यू होराइज़न ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अपने क्लास नोट्स रेफ़र किए थे, मोहंती सर के क्लास नोट्स थे, वो मैंने रेफ़र किए थे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर की प्रसाद की बुक मैंने रेफ़र की थी। यही 2 बुक्स और मैंने नोट्स रेफ़र किए थे पेपर 1 के लिए। उसके साथ साथ मैंने पेपर 1 के लिए पेपर 2 से बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठाए थे, जो भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल थिंकर्स का अगर कोई थ्योरी या फिर पॉलिसी है, तो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पेपर 2, ये मैंने काफ़ी यूज़ किए थे। पेपर 2 में मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी। इनफैक्ट मैंने सारे नोट्स जो है, कोचिंग के 2-3 नोट्स मैंने उठाए थे। मोहंती सर के नोट्स लिया था, और अंसारी सर के नोट्स मार्केट्स में अवेलेबल है, मैंने उसे लिया था। कुछ टॉपिक्स मैंने वहाँ से तैयार किए, कुछ टॉपिक मैंने मोहंती सर के नोट्स से तैयार किए, और सेल्फ नोट्स तैयार किया। पेपर 2 चूँकि बहुत डायनेमिक है, तो इसलिए आप अगर कुछ बिल्कुल आपको बेसिक और स्टैटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप करंट से ही सारा कुछ कर लेते हैं। आजकल क्वेश्चंस 90% करंट से ही होते हैं, तो इसलिए आपको कोई स्टैटिक बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, या फिर रूरल डेवलपमेंट है, या फिर अर्बन गवर्नेंस है, ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने वो योजना से और न्यूज़पेपर से ही तैयार किए थे। थोड़ी बेसिक्स पे मैंने काम किया था, बाकी सारा योजना और करंट अफेयर से ही मैंने डील की थी। एक चीज़ मैंने और की थी कि सेकंड ARC के जो नोट्स हैं विथ रेफरेंस टू टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर का जो
एक पूरा ARC का नोट्स है, एक एथिक्स इन गवर्नेंस का पूरा एक RC 12th रिपोर्ट जो है वो मैंने रेफ़र की थी और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पूरे रिपोर्ट आपको नहीं पढ़ने हैं ARC के, कुछ रिपोर्ट्स जो कि डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस है उसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अर्बन गवर्नेंस है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड एथिक्स इन गवर्नेंस। तो ये सारे टॉपिक्स आप वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो सेकेंड ARC से भी पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो ये बेसिकली मैंने एक अपने ऑप्शनल पेपर की स्ट्रेटजी शेयर की थी। एक ऑप्शनल इंट्रोड्यूस होने की वजह से मुझे काफ़ी एडवांटेज था, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शनल पे मेहनत नहीं करना था। ऑप्शनल मैंने 2 साल से पढ़ रखा था और उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके GS पेपर और ऑप्शनल के पेपर में 1 दिनों का गैप होता है। तो आपके पास 15 या 20 पेजेस का कुछ नोट्स होना चाहिए एटलीस्ट। 3rd रीडिंग या 4th रीडिंग में आप इसे बना लें, ताकि आप एक बार क्लियरली इसको रिवाइज़ कर सकें 1 दिनों के अंदर। अगर आपके पास 12 या 10 मतलब 20 पेजेस से अगर आपके पास ज़्यादा नोट्स होगा तो आप 1 दिन में रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको तैयार कर लें और 1 दिन में रिवीजन के बाद आप इजीली लिख सकते हैं उसको। अभी मैंने आपको ये प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी शेयर की। अभी हम इंटरव्यू की बात करेंगे। एक बड़ी अजीब चीज़ मेरे साथ जो हुई थी इंटरव्यू के टाइम में कि 7 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था और 4 अगस्त को मेरे UPSC इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था और मेरा नहीं हुआ था, जिसके बाद मैं काफ़ी शैटर्ड था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इंटरव्यू में मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊँगा। हालांकि मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे RCA में, जिन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और मैं इलाहाबाद गया। 7 को मेरा इंटरव्यू था और 4 को ही मुझे निकलना था। मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पे दोस्त थे काफ़ी, उन्होंने इनकरेज किया। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैंने UPSC के लिए ही तैयारी कर रखी थी, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स, और मुझसे जो सवाल पूछे गए वो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रिकल से और मेरे ऑप्शनल से ही पूछे गए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही लेटर फेज़ में था। स्टार्टिंग फेज़ में इंटरव्यू जो होता है वो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस्ड होता है और लेटर फेजेज़ में इंटरव्यू जो होता है वो स्टैटिक के ऊपर फोकस्ड होता है, पर्टिकुलरली आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और आपके ऑप्शनल्स के ऊपर। तो मेरा ज़्यादा क्वेश्चन जो था इंटरव्यू में वो ऑप्शनल से आया और कम क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रिकल से आया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए। इंटरव्यू 10 या 15 मिनट चला होगा। कल्पराज सिंह सर जो हैं उनका बोर्ड था मेरा और 5th नंबर था मेरा। मैं 5th नंबर पे गया। काफ़ी कॉर्डियल, बहुत अच्छे मेंबर थे वो, काफ़ी मुस्कुराते रहते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं हुआ। दूसरा ये कि मेरे दिमाग में जो UPSC का एक फेलियर था वो दिमाग में बिल्कुल एंटर करने के साथ ही वो बिल्कुल गायब हो गया। तो इसलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था और इंटरव्यू मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था और इनफैक्ट मैंने लगभग सारे सवाल के जवाब दिए थे। हालांकि आप नो बोल सकते हैं जितनी बार चाहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो सारे मेरे ओवर रीच में थे। मैंने करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू मैंने पढ़ रखा था, जो करंट अफेयर्स आते थे। हालांकि क्वेश्चन मुझसे करंट अफेयर्स के बिल्कुल भी नहीं पूछे गए, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंट आप रहें। और ऑप्शनल आप एक बार इंटरव्यू से पहले अच्छे से थोड़ा कर लीजिए। बेसिक चीज़ें हैं विथ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो मैंने अभी आपको इंटरव्यू की स्ट्रेटजी ब्रीफली मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स नॉट नॉलेज ऑफ टेस्ट, इट्स जस्ट नॉलेज ऑफ़ योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हैं। हालांकि दिस आर नॉट द ओनली पार्ट्स। नॉलेज होने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है। तो एक्सटेंसिव जो मैंने स्टडी की थी पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर का या फिर इन सब चीज़ों का, इसके वजह से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इंटरव्यू में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको ब्लफ ना करें। बिल्कुल डायरेक्टली यू से कि सर आई डोंट नो, सॉरी सर, मुझे ये चीज़ें नहीं आती। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा कि सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको आता है तो आप बताइए। तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो फॉर कन्फर्म। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप उनसे पूछ लें। अगर आपको गेस करना हो तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ लें कि सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस। या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कह दें कि सर मुझे नहीं आता। अगर आप 10 बार भी उनको नहीं कहते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उन्हें ब्लफ करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में एक फ्लॉ माना जाता है। तो ये चीज़ें मैंने पर्टिकुलरली ध्यान दी और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू जो होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो सिंपली शर्ट पैंट पहन के आ गए थे, या फिर उनको बटन जो थे वो काफ़ी नॉक नहीं वो थे, बंद नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होती हैं, इसको आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। आप वेल ड्रेस्ड होके जाएँ इंटरव्यू के दिन, आप बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर हों और आप काफ़ी इसको सीरियसली लें और अपने हमेशा मुस्कुराते रहें। एक स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए इंटरव्यू के दिन पे। और भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आते हों, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप इंटरनली कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हैं। तो ये ब्रीफली मेरी स्ट्रेटजी थी इंटरव्यू की। प्रीलिम्स में आपको बेसिक जो बुक्स हैं उनके ऊपर तो फोकस करना ही है, वो सारे लोगों को पता होती हैं बेसिक बुक्स। न्यू कमर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में आप ज्योग्राफ़ी,
आप एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर फोकस करें। लोग कहते हैं 6 to 12, आप 6 to 12 कर लें या फिर 9 to 12 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है बिपिन चंद्रा की पतली वाली, मैंने वो रेफ़र की थी। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए स्पेक्ट्रम, आजकल स्पेक्ट्रम काफ़ी मोटी आने लगी है, तो उसको न रेफ़र करके पुरानी वाली जो स्पेक्ट्रम थी वो काफ़ी पतली है, उसे आप रेफ़र करें। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर की बुक रेफ़र की थी, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वही, और करंट अफेयर्स मैंने किया था। एनवायरनमेंट के बाद मेरे पास पॉलिटी के लिए जो बेसिक बुक है वो है लक्ष्मीकांत। अब जो अपडेटेड वाली है उसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो उसे आप ले लें। पॉलिटी आपकी लगभग सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। और जो बचता है वो है करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए आप या तो कोई भी मंथली मैगज़ीन ले लें, जैसे विज़न का मंथली मैगज़ीन आता है, या फिर IAS पार्लियामेंट का एक मैगज़ीन आता है मंथली, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।